नमस्कार दोस्तों। आज देश में चुनाव हो रहे हैं और चुनावों को लेकर के हमारे पास में एक आंतरिक रिपोर्ट आई। आज हम चर्चा करेंगे उन विषयों पे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि इस समय चुनावी सीज़न है, तो चुनावी सीज़न में नेता एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, है ना? और उनका ये काम रहता है एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना, उनका कार्य होता है। लेकिन जो निकल कर के आ रहा है कि किस बनेगी सरकार, बहुत से लोग प्रशांत किशोर जो कि रणनीतिकार हैं, प्रशांत किशोर, तो प्रशांत किशोर के खिलाफ चुनाव आयोग भी चले गए हैं। प्रशांत किशोर ने घोषित कर दिया है कि 300 के ऊपर भाजपा रहेगी और इसके अलावा एनडीए ज़्यादा ही जाएगा। कई राज्यों में सुपड़ा साफ हो जाएगा विपक्ष का। तो इस प्रकार की चीज़ें से उनको बहुत तकलीफ हो रही है। राहुल गांधी जब से अपना घोषणा पत्र लेकर के आए हैं, राहुल गांधी का घोषणा पत्र जारी हुआ कांग्रेस का, उसमें कांग्रेस ने घोषित किया कि 1 लाख रुपया प्रत्येक वर्ष महिलाओं के खाते में भेजे जाएंगे। 50% नौकरियों में उनको आरक्षण रहेगा, है ना? और राम मंदिर पर बाबरी ताला लग जाएगा, है ना? और हम 10 किलो मुफ्त अनाज देंगे, है ना? तो मैं एक एक चीज़ पे काउंटर करूँगा और बताऊँगा। देखिए, राम मंदिर का विरोध करने वाले लोग अब बाबरी ताला वहाँ लगाने की बात कर रहे हैं, है ना? ये वही लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर और राम के अस्तित्व को नकारने का कार्य किया। ठीक है, तो पहली बात तो इनकी झांसे में मत आइएगा, क्योंकि केवल और केवल देश के विरोधी तत्वों के साथ में खड़े हुए ऐसे लोगों का सपोर्ट कतई मत करिएगा। इनको निगलेक्ट करिए, इनका हौसला तोड़िए। और फिरोज़ खान के नाती राहुल खान को आप लोग जिताइएगा नहीं, क्योंकि ऐसे लोग निश्चित रूप से देश के लिए मुफीद नहीं हो सकते, है ना? निश्चित रूप से जिसके बाप ने अपने बेटे का नाम एक ऐसे बर्बर और आतताई सुल्तान के नाम पे रखा हो, टीपू सुल्तान का जैसा इतिहास कांग्रेस ने पढ़वाया, वह वास्तव में वैसा था नहीं। एक नंबर का बर्बर और निर्दयी था और अंग्रेज़ों ने उसे मार डाला। तो टीपू सुल्तान को बहुत बड़ा महान व्यक्ति नहीं था जैसे आप इन लोगों ने पढ़ाया, है ना? कितना बड़ा देशभक्त था वो सब लोग जानते हैं, टीपू सुल्तान। दोस्तों, 10 किलो मुफ्त राशन की घोषणा कांग्रेस ने की। जो कांग्रेस कभी 1 किलो फ्री राशन की स्कीम भी नहीं दे पाई, वो 10 किलो देगी। दूसरी चीज़ ये कि देखिए, देखी देखा काम नहीं होना चाहिए। अगर आप मोदी जी के मैनिफेस्टो को देखेंगे, है ना, तो मोदी जी के मैनिफेस्टो में कहा गया कि सूर्य घर योजना के अंतर्गत हर घर के ऊपर 75,000 पैसा देंगे एक घर के लिए। और उनका ये कहना है कि आप उस पर सोलर प्लांट लगवा सकते हैं, सरकार मदद करेगी, सब्सिडी आपको मिलेगी और वहाँ पे आप अपनी ज़रूरत की बिजली बना सकते हैं। यहाँ तक कि उस बिजली को आप यूज़ कीजिए, आपका बिजली बिल ज़ीरो हो जाएगा। और बिजली बिल ज़ीरो होने के साथ साथ यह योजना बड़ी अच्छी लगी मुझे, है ना? यह योजना अत्यंत सुंदर है कि 75,000 रुपये देगी सरकार, सोलर प्लांट लग जाएगा। बिजली जो आप बनाएंगे उस बिजली को, अगर आपकी बिजली बचती है तो उसे योगी आदित्यनाथ की सरकार और जहाँ पे भाजपा शासित सरकारें हैं खरीद लेंगी, और नहीं खरीदी वो तो केंद्र सरकार खरीद लेगी। तो जाहिर सी बात है कि आप अगर देखा जाए तो इससे नौकरी भी आपको एक तरीके से मिल गई और रोजगार के भी अवसर आपके बढ़ गए। स्किल डेवलप के लिए नई शिक्षा नीति का मैनिफेस्टो आ चुका है, आप अच्छे तरीके से जान ही रहे हैं। नई शिक्षा नीति में जैसे आप पढ़ते रहेंगे तो वहीं पर तुरंत आपको रोजगार परक एक कोर्स भी करना अनिवार्य होगा। इस बार के एंट्रेंस में सब में शामिल कर लिया गया, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। रोजगार पे भी फोकस हो रहा है। नए आयोग का गठन हो चुका है, तो नए आयोग के गठन के पश्चात उत्तर प्रदेश में भर्तियों की आंधी आएगी, सुनामी आएगी, भर्तियों की, बम्पर भर्तियों की। रही बात यह कि आयु सीमा का मुद्दा बहुत से विपक्षी लोगों ने पकड़ किया था, चिल्लाया था। मैं बताना चाहूँगा कि आयु सीमा का जो मुद्दा है, आयु सीमा के मुद्दे को भी सॉल्व कर लिया गया है। आयु सीमा का मुद्दा भी सुलझ चुका है और जाहिर सी बात है कि आयु सीमा का मैटर सॉल्व होने के साथ साथ आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी रिलीफ की बातें हैं। अब आपको 3 से 5 साल की छूट भी मिलने वाली है।
भर्तियों में चाहे बिहार हो, चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, सभी जगह आचार संहिता अभी लगी हुई है। आचार संहिता जैसे ही हटती है, भर्तियों का एक खाका केंद्र सरकार खींचने जा रही है ताकि रोजगार के मैटर पर किसी भी प्रकार से, है ना, घेराबंदी ना हो सके। रही बात यह कि युवाओं को गुमराह करके वोट लेने वाले लोग, आप ही इन्हीं लोगों से पूछिएगा कि ये बताइए, जब ये शासन में थे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, तो 72,825 की भर्ती को क्यों लटकाया? एक दिन के काउंसलिंग भी हुई थी, उस दिन स्टे क्यों लिया? कितने बड़े हितैषी थे आपके, अच्छे तरीके से 5 साल तक, है ना, आपका ये पैसा भी लूटे, है ना, आपको काउंसलिंग से भी वंचित रखा, और अब आपके अधिकारों की बात करते हैं, है ना। इन लोगों को तो सज़ा ही मिलनी चाहिए, जैसे लगातार चुनाव हार रहे हैं उसी प्रकार से इनको लगातार सज़ा मिलनी ही चाहिए। मैं इनके कभी पक्ष में नहीं रहा, समझ रहे हैं ना। और रही बात ये कि देखिए, फिर इन्होंने घोषणा की हमें आने दीजिए, हम काउंसलिंग करा दें। अरे यार, क्या आ जाओगे तुम, ऐसे आ जाओगे क्या? तुमने वो गुनाह किए हैं, है ना, कि तुम्हें कभी सत्ता में उत्तर प्रदेश के लौटना ही नहीं है। उत्तर प्रदेश की सत्ता भूल जाओ। अभी तुम प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हो, तुमने प्रधानमंत्री बनने के सारे मानक स्थापित कर लिए, ख्वाब देख लिए। 79 सीटें भी तुम 80 में जीत रहे हो। जब तुम्हारा बाप जीवित था उस टाइम, मुलायम सिंह के जीवित रहते हुए भी तुम क्या कहते हैं, कभी 40 सीट नहीं गए। और फिर भी तुम राम लहर में, इसमें राम लहर है, इसमें भी तुम 79 सीट जीतने की का दावा कर रहे हो। अपने परिवार की सीटें बचाने की जद्दोजहद में लगे हो, उसको बचा लो, बहुत बड़ी चीज़ है। उसमें से भी बदायूं हारेंगे। कन्नौज में भी इनके लिए टफ फाइट है ना। कन्नौज में भी इनको इतना आसानी से लीड नहीं मिलने जा रही है। इन्हें अच्छे तरीके मालूम है कि डिम्पल यादव मैनपुरी में भी इस समय रसातल में जाने की ओर बढ़ रही है। काफ़ी इनके लिए बड़ा बुरी स्थिति है। रही बात 4 जून को क्या होगा, वो सब जानते हैं, सबको मालूम है 4 जून को इनके साथ में क्या होने वाला है। 4 जून के बाद जैसे ही सरकार बनेगी, पहली बात तो केंद्र सरकार इन सबको जेल भेजेगी, क्योंकि इनका वास्तव में सही स्थान ये जो एक एक लोगों की प्रॉपर्टी इतनी इतनी ढेर सारी है ना। ये लोग निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो सोचिए, आदित्य यादव की प्रॉपर्टी अलग है, डिम्पल यादव की अलग प्रॉपर्टी है, और एक एक, ऐसा नहीं कि 1-2 करोड़ इनकी प्रॉपर्टी है, समझ रहे ना। इनकी प्रॉपर्टी 3-3 हज़ार करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, 300 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। 3 हज़ार का दिया, 300 करोड़ की, 400 करोड़ की इनकी प्रॉपर्टी है। सोचिए, है ना, ये इतना पैसा लेके करेंगे क्या? जो व्यक्ति 17-18 साल गुजरात का सीएम रहा, जो व्यक्ति क्या कहते हैं यहाँ प्रधानमंत्री 10 साल से हैं, उनकी प्रॉपर्टी केवल 3 करोड़ है, और वो भी वेतन से, एफडी से, इन सब से उनकी प्रॉपर्टी आई। उनके पास निजी कार नहीं है, समझ रहे हैं ना। और यहाँ लालू परिवार, अखिलेश यादव के का परिवार लुटेरा बना हुआ, लूट करके भरे हुए। तो गजब गजब के लोग हैं। ऐसे लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, ऐसे लोग जनता का साथ देने की बात करते हैं, ऐसे लोग नैतिकता की बात करते हैं, तो हंसी आती है। अरे छोड़ दो यार, कोई नैतिकता नहीं तुम लोगों के अंदर। केवल तुम लोग सिर्फ एक परिवारवादी पार्टी हो, और केवल अपना परिवार और अपने मतलब को सिद्ध करने का कार्य करते हो। तुम्हें जो वोट देगा, मैं ये मानूंगा कि उसके अंदर हिंदू का खून ही नहीं दौड़ रहा है ना। उसके अंदर अवश्य फिरोज खान जैसे लोगों का खून दौड़ रहा है ना, जो ऐसे लोगों का साथ देने के लिए जा रहे हैं। मतलब सीधे सीधे बोलता हूँ, है ना। जो लोग हिंदू ही नहीं हैं, उनको वोट देने का क्या औचित्य है? आप ये बताइए, कभी भी आपको ऐसे लोग राम भगवान की पूजा करते मिले? इनको देखा जाए तो ये राम मंदिर में अभी तक दर्शन करने तक नहीं गए। राम मंदिर को इनके चचा राम गोपाल क्या बताते हैं? बकवास बताते हैं, अपवित्र बताते हैं। सोचिए, नाम है राम गोपाल और कृष्ण के वंशज अपने आप को कहते हैं, और कर्म इनका है कंस वाला। तो इस प्रकार के लोग क्या देश को आगे ले जा सकते हैं क्या, जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ निहायत स्वार्थ बचा है? रही बात जिस मुलायम सिंह को सजा अखिलेश यादव ऑलरेडी दे चुके हैं। मुलायम सिंह की जितनी बेइज्जती
अखिलेश यादव ने कर दी, कोई नहीं कर सकता। पखिया उधेड़ कर रख दी, इतनी बेइज्जती बुजुर्गावस्था में अपने आप में हास्यास्पद है। अपनी ही पार्टी से मुलायम सिंह निकाले गए, इसके अलावा बेइज्जत भी हुए, पार्टी संरक्षक का पद छीना गया, और वही अखिलेश हमेशा बेइज्जती करते रहे। शिवपाल सिंह यादव की भी बेइज्जती होती रही, लेकिन मुझे इस बात का आश्चर्य है कि धन्य हो गई, किस प्रकार के चाचा हो, है ना। भतीजा इतना गलती किया, इसके बाद भी उसके साथ में जाके खड़े हो गए। राष्ट्रवादी बनने का कोई वही नहीं है ना। तो जाहिर सी बात है, देखिए जो लोग रोजगार के मसले पर बीजेपी को घेरते हैं, है ना, निश्चित रूप से याद आ गया है तो एक मैटर थोड़ा सा रख लेता हूँ, फिर इस पे आता हूँ। देखिए राहुल गांधी के दादा का नाम फिरोज खान है, और जाहिर सी बात है फिरोज खान को ने जब इंदिरा गांधी से विवाह किया, तो हमारे भारतीय समाज में नियम है कि लड़की जिस जाति, बिरादरी और धर्म में विवाह कर लेती है वो उसी जाति की हो जाती है। जैसे हमारे इलाहाबाद से चुनाव लड़ रहे, प्रयागराज से चुनाव लड़ रहे नीरज तिवारी, जो कि केसरीनाथ त्रिपाठी के सुपुत्र हैं, उन्होंने कविता यादव से शादी कर ली है। कविता यादव अब यादव थोड़ी नहीं रह गई हैं, अब वो तिवारी हो गई हैं। उनसे उत्पन्न बच्चे भी अब तिवारी ही आगे लिखेंगे, यादव नहीं लिखेंगे। तो हमें ये नहीं समझ में आता कि जब फिरोज खान से इंदिरा गांधी ने विवाह किया, धर्मांतरण किया, उसके बाद में तो इंदिरा नेहरू थी, और इंदिरा नेहरू से गांधी सरनेम रख दिया गया, महात्मा गांधी के द्वारा दे दिया गया सरनेम। फिरोज गांधी गांधी बन गए फिरोज खान से, और आज उनकी मज़ार है रायबरेली में, कोई वहाँ झांकने नहीं जाता है। इसके पीछे से थोड़ा रीज़न ये है कि, है ना, जाहिर सी बात है कि हिंदुओं से नफ़रत करने का यही एक इनका तरीका है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि हिंदुओं से इनको कितनी नफ़रत है। तो ऐसा नहीं दोस्तों, राहुल गांधी का परिवार मुस्लिम है, हिंदू है ही नहीं, तो हिंदुओं से प्रेम कैसे करेगा, है ना। जिस घर की बहन बेटियां आप स्वतः देखिए हिंदुओं के साथ ब्याही तक नहीं गई हुई। रॉबर्ट वाड्रा ईसाई है, उसके साथ में विवाह हुआ प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा का। जाहिर सी बात है कि अब आप ही सोचिए कि ऐसे लोग जब मंगलसूत्र की दुहाई देते तो हास्यास्पद स्थिति हो जाती है। जाहिर सी बात है कि जो आंतरिक सर्वे आ रहे हैं, अंडर करंट है, आप लोग स्वतः देखिए। मुझे याद है छत्तीसगढ़, राजस्थान और इधर का मध्य प्रदेश, इनके एग्जिट पोल किस प्रकार के दे रहे थे। एग्जिट पोल ने स्पष्ट कह दिया था कि भैया देखिए निश्चित रूप से तीनों जगहों पर कांग्रेस की सरकार लौट रही है, लेकिन जब रिजल्ट आया तो इसका क्या परिणाम निकल के आया आपको अच्छी तरीके से मालूम है। तीनों राज्यों में भाजपा शासित सरकार में आई, और 2019 का चुनाव बीजेपी ने तब जीता था जब तीनों राज्यों से बाहर हो गई थी। इस बार तो तीनों राज्यों का चुनाव जीत चुकी है, और जाहिर सी बात है कि आना ही आना है। 2014 में तीनों राज्यों में बीजेपी आ गई थी, उसके बाद फिर आई। उसी प्रकार का इतिहास दोहराने जा रही बीजेपी, और इस बार कहा जा रहा है कि कम से कम 350 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और 400 का भी आंकड़ा पार हो जाए तो आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में विपक्षी दल भाजपा की सीटें बता रहे हैं 79, अपनी नहीं बता रहे हैं 79, वो दावा अपने के लिए अवश्य कर रहे हैं, किंतु ये दावा वास्तविकता ये है कि आज इन सीटों की जो संख्या बढ़ रही है, निश्चित रूप से किसकी सीटें हैं, भाजपा की सीटें। 79 सीटें बीजेपी की आ रही हैं, और एक सीट पे कहीं अखिलेश का परिवार अथवा कोई एक सांसद जीतेगा, इसके अलावा कोई नहीं। रही बात यह कि देखिए चुनाव आयोग निष्पक्ष है, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर जो लोग सवाल उठाते हैं वो अपने आप में हास्यास्पद हैं और अपना ही मजाक उड़वा रहे हैं। इतना जरूर कहिएगा कि तैयारी आप लोगों की बेहतर होनी चाहिए। शिक्षकों की भर्ती का कार्य आप लोग करते रहें, अच्छी तरीके से अपना मनोबल ना डाउन करें। अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी करेंगे तो अच्छा ही करके आएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, ऐसी मैं बात करता हूँ। आप सभी लोग हमारे साथ में जुड़े रहें दोस्तों, धन्यवाद। और एक बात और दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और निश्चित रूप से देश के विकास के योजक बनिए। 20 तारीख को एक चुनाव और है, 25 को फिर प्रयागराज में भी चुनाव है, और जाहिर सी बात है कि लगातार ये सिलसिला चल रहा है। काफ़ी कुछ बदलाव हो रहा है, काफ़ी कुछ अच्छा हो रहा है, और देश प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है। आप सभी इस प्रगति के मिशन में जुड़िए, अच्छे तरीका अपनाइए। शिक्षकों की भर्ती से लेकर के सारी चीज़ें अब होने जा रही हैं,
और आप लोगों को स्वतः इसका प्रमाण देखने को मिलेगा। धन्यवाद। आप से इतनी शुभ